दिल था या कोई बेजान चीज थी जिसका कोई मोल नहीं था। पिछली पूरी रात परेशानी में बीती थी। कम से कम आज की रात मैं आराम करना चाहती थी। आखिर मैं भी तो इंसान थी। हमारे भी कुछ सपने थे। दिल भी होता है हमारे सीने में, और हमारी आत्मा भी घायल हो जाती है। मगर पिछले कुछ सालों से मुझे नहीं मालूम कि मेरा दिल जिस्म के कौन से हिस्से में छुप कर बैठा था। आत्मा कितने घाव खाकर कहीं पड़ी सिसक रही थी, और मेरे जज्बात ना जाने कितनी बार कुचले गए थे। मगर यमुना को हमारे जज्बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो उन पैसों से मतलब था जो वह हर रात एक नए ग्राहक से वसूल करती, अपनी पहली उंगलियों को जुबान से चाट कर गिनती और अपने लाल साड़ी के पल्लू में बांध लेती और उस बंदे को हमारे हवाले कर देती। जाओ जाकर ऐश कर लो आज की रात। मैं उस कोठे में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, कमसिन थी। मेरी उम्र भी सिर्फ 19 साल थी। अब तो मैं गिनती ही भूल गई थी कि इन 19 सालों में कितनी बार मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। कितनी बार मेरी सिसकियां और चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर अपनी मौत मरी थी। मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा ना था जिस पर हैवानियत के निशान साबित ना हुए हो। और कल रात को जिस भेड़िए से मेरा पाला पड़ा था, उसने तो मुझे अपने दांतों से लहूलुहान कर दिया था। मेरे चेहरे को भी नहीं छोड़ा था। मेरे होठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे, मगर उसकी हवस पूरी होने में ही नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने उसके सर में जोर से फूलदान मारा और उसे जख्मी कर दिया। उस पर यमुना मुझ पर बहुत तिलमिला रही थी। उसके इतने अमीर ग्राहक ने मेरे हाथों से जख्म खा लिया था, मगर मेरे जख्मों की परवाह किसी को नहीं थी। यह शायद मुझे कोई इंसान समझने को भी तैयार नहीं था। इसलिए कोई भी रात मेरी परेशानियों से खाली नहीं जाती थी। आज तो मैंने यमुना के सामने हाथ जोड़ दिया और कह दिया कि मुझे क्षमा कर दो, आराम करने दो। उसने कहा कि एक तो तुमने मेरा ग्राहक भगा दिया, ऊपर से आराम करने दूं मैं तुम्हें। आज तो तेरे कमरे में मैं तो 2 बंदे छोड़ दूंगी। उस डायन ने इन 4 सालों में मुझ पर कहा तरस खाया था जो आज खाती। मैं खुद को घसीटते हुए कमरे में चली गई और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज की रात किसी भी पापी को मेरे चौखट पर न भेजे। मगर अभी मैंने अपने हाथ अपने भगवान लड्डू गोपाल के आगे से नीचे भी ना किए थे कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। जो मेरे कानों ने इस आहट को सुना था, मगर मैं वहां आलसी पड़ी रही। मेरे बदन में बहुत दर्द था, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। अब तो मैं लगातार दर्द से बहुत तड़प रही थी और बहुत गुस्से से कांप रही थी। इसलिए उठकर मैंने दरवाजा भी नहीं खोला था। लेकिन दरवाजा इतनी जोर से खटक रहा था कि मैंने ना चाहते हुए भी उठकर दरवाजा खोला, तो वह डायन सामने खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जाओ, खास तेरे लिए एक छोकरा आया है। आज की रात तुझे साथ लेकर जाएगा। और खबरदार, जो तूने कोई अपनी मनमानी की तो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अगर हिम्मत नहीं हो रही तो तुझे इंजेक्शन लगवा देती हूँ, मगर उसे खुश करके ही आना। मैं उसकी बातें सुनकर एक दर्द भरी आह भरकर रह गई थी, और उसने कहा कि मैं आधे घंटे में आती हूँ। यह कहकर वहां चली गई। मैं मरे मरे कदमों से खुद को आने वाली परेशानी के लिए तैयार करने लगी, क्योंकि जिस रात मुझे कोई ग्राहक ले जाने के लिए आता, उस रात को मेरी परेशानी चरम सीमा पार कर देती थी। मुझे ले जाने वाला मुझसे वसूली भी बहुत भारी लेता था। अगर उसका खुद का दिल भर जाता तो अपने दरिंदे दोस्तों के हवाले कर देता था। इसलिए मुझे मजबूरन इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। नशे की हालत में मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, और इस परेशानी में कुछ तो कमी आई। जब मैं लड़खड़ाते हुए नीचे आई, तो सामने एक खुश शकल नौजवान आदमी खड़ा था। देखने में तो वह शरीफ खानदान का लग रहा था। खैर, मैंने ऐसे चेहरे के पीछे बहुत से भेड़िए छुपे देखे थे, इसलिए बगैर उसकी शक्ल पर गौर किए ही उसकी गाड़ी में जा बैठी। मेरा दिमाग अब शून्य हो रहा था। मैंने सीट पर सर रखकर आंखें बंद कर ली, और वह गाड़ी चलाते हुए मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं पहली बार उसकी बात पर गम में मुस्कुराई थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा था, ना ही उन्हें मेरे नाम से कोई मतलब था। मैंने कहा, जो तुम्हें पसंद है उसी नाम से बुला लो, क्योंकि मैं खुद बेनाम हो चुकी हूँ। उसने कहा कि कोई अपना नाम भूलता है भला? मैंने कहा, मैं पिछले 8 सालों से अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी इज्जत, सब कुछ भुला चुकी हूँ। इसलिए अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम भी मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो।
बस अपना मतलब निकालो और मुझे वापस वहीं पर छोड़ दो। उस जवान ने कहा, मेरा नाम आदित्य है, मैं मुंबई में रहता हूँ। चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। मेरी बातों के जवाब में उसने अपने बारे में बताया और एक आलीशान बंगले के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। मैं उसकी बातों के जवाब में कुछ भी नहीं बोली, बस चुप्पी साधे गाड़ी से उतरने ही वाली थी कि उसने जल्दी से नीचे उतरकर मेरा साइड वाला दरवाजा खोला। मुझे आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी थी, इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। हम जैसी औरतों की इज्जत कोई भी नहीं करता, बस अपना मतलब पूरा करते हैं और किसी कूड़ेदान में कचरे की तरह फेंक कर चले जाते हैं। इसलिए मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने मुझे जो इतनी अहमियत दिया था, उसने मेरा नाम भी पूछा था, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि थोड़ी सी देर के बाद यह अपना शरीफों का चोला निकालकर मुझे हैवानियत दिखाएगा और चलता करेगा। इसलिए मैंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसके साथ ही मैं चल पड़ी थी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। कोई नशा अब चढ़ने लगा था। मैं अचानक से गिरने लगी तो उसने मुझे थाम लिया और अपनी बाहों में उठाकर मुझे बेडरूम में ले गया और बेड पर लिटा दिया। कहा कि क्या जरूरत थी इतनी डोज लेने की। उसके शब्द में फिक्रमंदी सी लग रही थी। मैंने कहा, नशा ही तो है जो मेरी परेशानी और तकलीफ को कम करता है। इस तरह होश में तो मैं मर्दों की हैवानियत को सह नहीं सकूंगी और मर जाऊंगी। और वहां मेरे साथ बैठ गया और अफसोस से मुझे देखने लगा। कहने लगा, बेफिक्र रहो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, इसलिए रिलैक्स होकर बैठो, हमें अभी बहुत सारी बातें करनी है। मैंने कहा कि मैंने हमेशा मर्दों को वैसे ही देखा है जब से होश संभाला है। मैंने अपने बाप का जुल्म सहा। मेरी माँ तो मुझे मोहब्बत भरी गोद देने से पहले ही दम तोड़ गई थी। मेरे बाप ने मुझे एक बूढ़े आदमी के हाथों बेच दिया। उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल की थी और तब से ही मेरा सौदा होता हो रहा है। इन 8 सालों में मैंने कितने ही ग्राहक आए जिन्होंने मुझे कुछ पल के लिए खरीदा, अपनी इच्छा पूरी की और फिर यूं फेंक कर चले गए जैसे मेरे अंदर दिल भी धड़कता ना हो, एक बेजान मोम की गुड़िया हो। मैं नहीं जानती कि मैं अब से अपनी परेशानी क्यों सुनाने बैठ गई थी। अपने खरीदारों के सामने खुद पर कभी तरस नहीं खाया था, क्योंकि जो इतनी कीमत भर कर कुछ घंटों के लिए मुझे अपनाने आते थे, वहां मेरा दुख सुनने के लिए थोड़ी ना अपनाते थे। उन्हें तो कुछ पल के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती थी बस। मगर सामने बैठा वह आदमी ना जाने क्यों उन लोगों से बहुत अलग दिख रहा था। मुझे वह बड़ा ईमानदार भी लग रहा था, मेरी दास्तान भी सुन रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी भी उतर आई थी। तभी मेरी आंखों के आगे पूरा अंधेरा सा छाने लगा। उसने कमरे में एक तरफ रखे फ्रिज से एक बोतल निकाली और कांच के गिलास में डालकर मुझे थमाया। मैंने वहां चुपचाप पी लिया। मुझे लगा वहां शराब होगी, मगर वहां नींबू पानी था जो शायद मेरा नशा उतारने के लिए मुझे पिलाया गया था। मैंने अपने हलक में डाल लिया। यह का मंजर कुछ कुछ साफ होने लगा। मैंने कहा, क्या तुम मुझे होश में लाकर मुझे तकलीफ देना चाहते हो? शायद तुम्हें औरत की चीख सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा कि तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा होश में होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, क्या इतने पैसे तुमने महज मुझसे बात करने के लिए दिए हैं? तो बोला कि मुझे औरतों को तकलीफ देना पसंद नहीं। मेरे नजदीक औरत भगवान की बनाई हुई खूबसूरत चीज है। मेरा बस चले तो औरत को 7 पर्दों में छुपा कर रखूं, जमाने की इन नजरों से उसे बचा कर रखूं। मैं उसकी बात पर बहुत जोर से हंसी और कहा कि तुम जैसी सोच रखने वाले इंसान का मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब? फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें तो किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए और वहां अपने लिए लड़की ढूंढना चाहिए था। मुझ ऐसी लड़की का दामन तो पहले से ही बहुत गंदा है। उसने कहा कि मेरे नजदीक तुम भी एक अच्छी औरत हो, क्योंकि यह सब तुम अपनी मर्जी से नहीं करती हो, तुम्हें यह सब जबरदस्ती करवाने पर उकसाया जाता है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम भी एक अच्छे घर की बहू और इज्जत बनो, तुम्हारा पति तुम्हें 7 पर्दों में छुपा कर रखे। वह ये बात मुझसे आंखों में आंखें डालकर कर रहा था। मैं सोच रही थी कि यह तो शायद मेरे अंदर का हाल मेरी आंखों से पड़ रहा है। मैं ज्यादा देर तक उससे नजरें नहीं मिला पाई थी। मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, जिस काम के लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो वह जल्दी से निपटाओ और फिर मुझे चलता करो। मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में अपना दिमाग खराब नहीं करने वाली। मेरा नशा पूरी तरह से उतर चुका था।
मगर बजाय मेरे करीब आने के वह उठकर अलमारी से कपड़े निकालने लगा और वॉशरूम में चला गया। मुझे लगा शायद वह मेरे करीब आने से पहले फ्रेश होना चाहता है। मैं बेड के किनारे पर सर रखकर आंखें मूंद कर लेट गई थी। नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन मैं सोना चाहती थी, इसलिए उसका इंतजार करने लगी। जब वह शावर लेकर निकला तो मैं एकटक उसको देखने लगी। वह काफी हैंडसम और खूबसूरत जवान लड़का दिख रहा था। मेरा जितने भी लोगों से अब तक पाला पड़ा था, ज्यादातर वह 40-50 साल के बूढ़े ही होते थे, जो अपनी पत्नियों के सताए हुए घर से निकलते थे, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालते थे, तो कोई अपने ऑफिस के वर्कर का गुस्सा मुझ पर ही उतार कर चला जाता था। उनमें से कोई भी मुझे इंसान नहीं समझता था, न ही मैंने आज तक किसी को जी भरकर देखा था। लेकिन यह नौजवान बहुत खूबसूरत था, उससे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैं इस परेशानी में थी कि उसने अब तक कोई हैवानियत क्यों नहीं दिखाई थी। वह एक अच्छा इंसान लग रहा था, इसलिए मुझे उसकी पर्सनालिटी से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा कि शायद तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। तब तक यह कहकर वह कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठी रही, क्योंकि मैं घर से सारी तैयारी करके आई थी। मैंने कमरे का पूरा जायजा लिया। उसका कमरा बहुत बड़ा और सादा सा था। वह शक्ल से कोई लोफर और बदचलन इंसान नहीं लग रहा था, न ही उसके कमरे में कोई ऐसी चीज मौजूद थी जो उसके कैरेक्टर को गलत साबित कर रही थी। कमरे में एक अलमारी थी, जिसमें मोटी मोटी किताबें पड़ी हुई थी। यूं लगता था जैसे वह कोई किताब का राइटर हो, अपना ज्यादातर टाइम किताबों को पढ़ने में बिताता हो। पता नहीं इस तरह का किताबी इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ गया था। मुझे अब शायद इन सारे सवालों के जवाब का इंतजार था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उसने कॉफी से भरा हुआ 2 कप लाकर सामने पड़े कुर्सी पर रखा और मेरे पास आकर बैठ गया और एक कप मुझे पकड़ाकर दूसरा कप अपने होठों से लगाया। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। उसके इरादों का अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। क्या चाहता था मुझसे? मैंने कॉफी का घूंट भरा तो वह काफी ज्यादा मजेदार और टेस्टी थी। उसने कहा कि तुम कब से इस कैद खाने में हो? क्या तुमने कभी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा, एक बार एक लड़की यहाँ पर चली आई तो वह अपनी इज्जत गवा बैठती है, तो फिर अगर वह चाहे भी यहाँ से निकलना तो भी उसको कोई ठिकाना नहीं देने वाला। शराफत का चोला पहनने वाले लोग हम लोगों से ज्यादा खतरनाक होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, और मुझ जैसी बदचलन लड़कियों को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कोई अछूत की शक्ल देख ली हो। जबकि यही शरीफ लोग रात को हमारे कोठे पर मौजूद होते हैं और तब हम उनको बुरे नहीं लगते। यह दुनिया भी बहुत अजीब है और इसमें रहने वाले लोग बहुत दोगले और गंदे हैं। उसने कहा कि तुम्हारी सोच काफी साफ लग रही है और तुम यह भी अपने दिमाग में बैठा लो कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मैंने तिरछी नजरों से उसको देखा और पूछा कि तुम में और उनमें क्या फर्क है? रात के टाइम मेरी कीमत अदा करके मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए लेकर आया हूँ। मैं अब उसकी बात पर चौकन्नी हो गई थी कि अगर उसने मुझसे अपनी हवस पूरी करनी होती तो कब का पूरा कर चुका होता, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी देर हो चुकी थी। उसने मुझे छुआ तक नहीं था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और तुम जैसी लाचार और बेसहारा लड़कियों की भी, जो हालात की सताई हुई होती हैं और उन्हें वहां पर भेज दिया जाता है। मैंने कहा कि तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहती, और ना ही मेरे जैसी लड़कियों जो अपनी इज्जत गवा बैठी हैं। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान के पास, खासकर एक औरत के पास, इज्जत ही तो होती है। अगर वह भी गवा बैठी तो इस दुनिया में कोई भी शरीफ लड़का उसे अपनाने को तैयार नहीं होता। तो फिर अच्छा ही है ना कि दुनिया के धक्के खाने के बजाय हम इस कोठे में ही बैठे रहें, क्योंकि हम जैसी लड़कियों को समाज स्वीकार नहीं करता, चाहे हम जबरदस्ती वहां लाए गए हों या फिर अपनी खुशी से। उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। शायद तुम्हारा पाला मुझ जैसे आदमी से आज तक नहीं पड़ा, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा कि पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरा भरोसा तुम कैसे जीत सकते हो, जबकि हम पहली बार मिले हैं?
اس نے کہا کہ میں ایک نظر میں ہی اگلے بندے کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ بھروسہ لائق ہے یا نہیں، اور تم مجھے بالکل بھروسے لائق لڑکی لگ رہی ہو۔ اس لیے ہی تو میں تمہیں اپنے پرسنل اڈے پر لے کر آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی یمنا سے بہت زیادہ تنگ ہو اور وہاں تم پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے، اور تم جیسی اور بھی لڑکیوں کے ساتھ بھی۔ تم نہیں جانتی کہ یہ عورت کتنی خطرناک ہے۔ اس کی ایسے ایسے لوگوں سے ساتھ سمبند ہیں جو لڑکیوں کی اسمگلنگ کرواتے ہیں اور ایسے ٹھکانوں پر لے جاتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ زیادہ تر یہ کام زبردستی کروائے جاتے ہیں، اور ان لڑکیوں کو زبردستی کسی کالج یا اسکول سے کڈنیپ کیا جاتا ہے، یا پھر کوئی حالات کی ماری ہوئی ہوتی ہیں، یا پھر کوئی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو ان کے عاشق کم قیمت پر بیچ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ عاشق جو ان کے ساتھ محبت کی دعوے داری کرتے ہیں اور شادی کرنے کے سپنے دکھاتے ہیں، ان کو ان ظلمی لوگوں کے ہاتھوں بیچ کر چلے جاتے ہیں۔ میں اس گینگ کے سردار تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور اس میں تم میری مدد کرو گی، کیونکہ وہ سردار یمنا سے کافی قریبی سمبند رکھتا ہے اور وہ اکثر ہی اس سے ملنے آتا رہتا ہے۔ یہ اکثر لڑکیاں اسی سے لیتی ہے۔ اگر تم اس کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہو تو مجھے بتا دو، اگر نہیں جانتی ہو تو مجھے پتا کر کے دو۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، بلکہ تمہاری من پسند کی زندگی تمہیں دینے کو تیار ہوں، کیونکہ تم مجھے بہت معصوم اور بھروسے والی لڑکی لگ رہی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس دلدل سے نکلو اور تم جیسی اور بھی کئی بے سہارا لڑکیوں کو وہاں سے نکال دوں۔ ان کے گینگ کے سردار تک پہنچ کر ہی میں یہ سب کام کر سکتا ہوں۔ میں اس کو اب تک کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، کتنا بڑا کام ہے، کیسے کر سکتی ہوں، اور تم مجھ پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ کیا پتا میں یہاں سے جانے کے بعد ہی یمنا کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اس نے کہا کہ تم ایسا بالکل بھی نہیں کرو گی۔ میں جانتا ہوں، میں تمہارے اندر تک کا حال اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں کافی سالوں سے تمہیں نوٹ کر رہا ہوں۔ اگر تم ایسی لڑکی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں یہاں اپنے پرسنل جگہ پر نہیں لے کر آتا۔ میں نے کہا، تم کون ہو اور یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں یہ سب کر کے کیا ملے گا؟ اس نے کہا کہ میں ایک انٹیلیجنٹ آفیسر ہوں۔ میرا مشن یہی ہے جو تمہیں بتا چکا ہوں۔ اب میں سمجھی تھی کہ اس کے کمرے میں اتنی بھاری بھرکم کتابیں کیوں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس تم گھر چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ بہت ہی جلد یمنا اپنے کوٹے کی خوبصورت لڑکیاں کسی گینگ کے سردار کو بیچنے کا ارادہ کر رہی ہے، اور ان لڑکیوں میں تم بھی شامل ہو، اور تمہیں پتا ہے کہ وہ لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس پریشانی سے جس سے تم گزر رہی ہو، اور میں تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر پوری طرح سے جم گئی تھی۔ ویسے تو میں شروع سے ہی پریشانی سے گزرتی آئی تھی، میں اس سے انجان نہیں تھی، اور نہ ہی اس تکلیف سے جو مجھے سہنی پڑتی تھی، لیکن میں بھی جانتی تھی کہ اگر ایک بار لڑکی اس گینگ کے ہاتھ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ وہاں لڑکی کو کھلونے بنا کر کھیلتے ہیں اور پھر پوری طرح سے رون دیتے ہیں۔ وہاں پوری طرح سے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ تو وہاں لڑکی بالکل ہی بے جان ہو جاتی ہے تو پھر اس کا قتل بھی کر دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اگلے ہفتے وہاں سردار کسی بھی رات کو ان لڑکیوں کو لینے کے لیے میڈم سے ملے گا۔ تم نے اسی ٹائم مجھے خبر دینی ہے تاکہ ہم موقع پا کر وہاں ریڈ کر سکیں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے جس سے میں تمہیں خبر کر دوں، اور نہ ہی ہمیں رکھنے کی اجازت ہے۔ اس نے میری کلائی پر ایک بریسلیٹ پہنا دیا، اور وہ بریسلیٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ ایک ننھی سی چین میرے پوری کلائی کے گھیرے میں تھی۔ اس چین کے کونے پر ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جب بھی وہ سردار وہاں پہنچے تو اس دل پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن ہے، اس کو دبا دینا، مجھ تک سگنل پہنچ جائے گا، اور اس بریسلیٹ کو اپنی میڈم سے چھپا کر رکھنا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ اب تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں اور صبح تمہیں وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں وہاں بریسلیٹ بڑے غور سے دیکھنے لگی جو میری کلائی پر بندھا ہوا تھا، اور شاید وہاں میری آزادی کا راستہ بھی تھا۔
अगली सुबह वह मुझे वापस वहीं पर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मुझे लगा शायद अब मैं इस कोठे में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। शायद मेरी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। जाते हुए वह मैडम को कह गया था कि इस लड़की को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि हर रात की पेमेंट मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ। एक हफ्ते के लिए ये सिर्फ मेरी है, उसको कोई भी न छुए, और रोज मेरी गाड़ी आएगी और इसको लेकर जाएगी। यमुना उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि वह जो कीमत अदा कर रहा था वह बहुत ज्यादा थी, इसलिए बिना सोचे समझे उसने हामी भर दी। बल्कि उससे अपने पैसे वसूल किए। मैं अब पूरी तरह से उस नौजवान से प्रभावित हो चुकी थी। उसने अपना नाम आदित्य बताया था। वह न सिर्फ मुझे यहाँ से आजाद करवाना चाहता था, बल्कि मेरा रखवाला भी बनना चाहता था। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी परवाह की थी, और मेरी आंखें भर आई थी, वरना आज तक किसी ने मुझे इंसान भी नहीं समझा था। कम से कम उसने मुझे एक इंसान तो समझा था। मैं अपनी मजबूरी में बार बार अपनी इज्जत का सौदा करती थी। अब मैं हर रात यमुना के आसपास ही मंडराती रहती। वह अपने खास मेहमानों को अपनी बैठक में बैठाती थी और वहीं पर उनसे बातचीत करती रहती थी। मैं हर रात तैयार होकर उसकी भेजी गई गाड़ी में बैठ जाती और उसके घर पर चली जाती और उसको सारी जानकारी देती रहती थी। आज कौन कौन कोठे पर आया था और क्या क्या हुआ था। वह मेरी सारी बातें गौर से सुनता और मुझे आराम करने को कहकर खुद दूसरे कमरे में चला जाता। आज हफ्ते का आखिरी दिन था और मैं पहले से ज्यादा चौकन्नी थी। यमुना ने मुझसे कहा कि आज उस लड़के के साथ तुम्हें नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि एक मेहमान जो खास आने वाला है, और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ मैं कुछ दूसरी लड़कियों को भी भेज रही हूँ। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। मैंने कहा कि आज तो मुझे वही जाना है, क्योंकि उसने पूरे हफ्ते की पेमेंट आपको दे दी थी। उसने कहा कि मुझसे ज्यादा बहस ना करो और जो कहा है वही करो। यमुना गुस्से से तिलमिला रही थी और वहां से चली गई। मैं पूरी तरह से चौकन्नी हो गई थी। जरूर वही सरदार आने वाला था, क्योंकि यमुना की तैयारी कुछ अलग तरह से हो रही थी। उसने अपने बैठक में किसी को भी आने से मना कर दिया था। अचानक ही बाहर काफी ज्यादा गाड़ियां रुकने लगी और वह जल्दी से अपनी बैठक में चली गई, जहां पर उसने हम लड़कियों की डील करनी थी। मैंने अपनी कलाई पर से कपड़ा हटाया और ब्रेसलेट में मौजूद बटन को दबा दिया। अब मेरा काम हो चुका था। आदित्य के कहने के हिसाब से उन्हें आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच जाना था और उनको रंगे हाथों पकड़ना था। मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे तो आज सही मायने में आजादी की अहमियत का अंदाजा हुआ था और मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जोश में थी कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से आजाद होने वाली हूँ, क्योंकि आदित्य ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे मन चाहे जिंदगी दिलवाएगा, जिस पर मेरा पूरा हक था। आधे घंटे बाद बाहर गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दिए, जो कि पुलिस वालों के थे। मैंने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और उन्होंने उस कोठे को चारों तरफ से घेर लिया था। सबसे पहली गाड़ी से आदित्य बाहर निकला था। अपना ड्यूटी का ड्रेस पहना हुआ था और उसके हाथ में पिस्टल था, और वह कोठे के अंदर दाखिल हो चुका था अपने साथियों के साथ। उन्होंने आते ही वहां के बैठक पर धावा बोल दिया। मेरे देखते ही देखते उन्होंने यमुना और सरदार को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले गया। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, वह जैसे उनके किसी ने मुखबरी कर दी हो। उन्हें क्या पता था कि मुखबरी करने वाली कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के कोठे की एक लड़की होगी। मुझे यमुना की हालत देखकर पहली बार जिंदगी में खुशी महसूस हो रही थी। उस औरत ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया था, अब उसकी बर्बादी का टाइम आ गया था। उनका सरदार आदित्य को धमकियां दे रहा था कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हथकड़ी पहनाने की। आदित्य ने एक घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया और कहा कि अब तुम सारी जिंदगी जेल में ही रहोगे, क्योंकि तुम पर इतने ज्यादा केस है कि तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। उसे ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया। एक लेडी पुलिस ने सारे कमरे की तलाशी ली और उन सभी लड़कियों को बाहर निकाला जो यहाँ पर कैद थी। हम सबको एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा दिया गया, जो कि पुलिस की थी। सब लड़कियां डरी हुई थी कि न जाने उनके साथ अब क्या होगा, लेकिन मैं तसल्ली से बैठी हुई थी। पुलिस वाले हमसे पूछताछ कर रहे थे कि हम लोग कहाँ से लाए गए हैं और अब कहाँ जाना चाहते हैं। फिर किसी भी लड़की के पास कोई भी ठिकाना नहीं था। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हम कहाँ जाएंगे। फिर पुलिस वालों ने उन सारी लड़कियों को एक आश्रम में भेज दिया था, जिनमें मैं भी शामिल थी। हमें एक गाड़ी में बैठाकर एक आश्रम की तरफ भेज दिया गया।
गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का दरवाजा जिसने खोला वह आदित्य था। उसने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे बाहर निकाला और कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी। वह इस केस का इंचार्ज था, इसलिए उससे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और फ्रंट सीट पर खुद बैठकर चलाने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस सरदार तक पहुंच चुका हूँ, जिसकी तलाश मुझे कब से थी। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि इस केस में तुमने मेरी सबसे ज्यादा मदद की है। मैंने कहा कि मैंने तो बस तुम्हें बताया ही है, मेरा कोई कमाल नहीं है, सारा कमाल तो तुम्हारा ही है। आज तुम्हारी वजह से मुझ जैसी कई बेचारी लड़कियां इस कैद खाने से आजाद हो चुकी हैं। हम सबको तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि चलो, इस हिसाब बराबर हुआ। मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊंगी? उसने कहा जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारा? वह मुझे अपने घर लेकर गया और कहा कि तुम इस घर में रह सकती हो। मैंने कहा किस हिसाब से और किस रिश्ते से? मैं इस तरह से किसी के अजनबी के घर में नहीं रह सकती। मुझे तुम अनाथ आश्रम में छोड़ दो, बाकी लड़कियों के साथ। उसने कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी अगली बात ने तो मुझे हैरानी में डाल दिया था। मुझ जैसी लड़की से वो इस तरह सवाल भी कैसे कर सकता था? उसने कहा क्या तुम मेरी तन्हाई के साथ मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। और मैं उसके सवाल पर ऐसी थी जैसे मैं कोई पुतला हूँ। भला मुझ जैसी दागदार लड़की इस काबिल हो सकती थी? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई आदित्य जैसा इंसान अपनी जिंदगी में मुझे जैसी लड़की को शामिल करना चाहेगा। मैंने ये ख्याल कब का छोड़ दिया था, मगर उसने अचानक से मुझसे पूछा तो मेरी जबान बिल्कुल ही सन रह गई थी। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैंने उसके सवाल पर उल्टा सवाल कर डाला तो वह हंसने लगा। कहने लगा नहीं, इस घर में चुड़ैल रहती है जो सिर्फ मुझे नजर आती है। मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं यह सब डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारी जिंदगी में किसी और औरत को शामिल होना चाहिए, ना कि मुझ जैसी लड़की जिसके जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं, जो किसी आदमी ने न छुआ हो। वह मेरी बात सुनकर मेरे करीब आया, मेरे दोनों हाथ थामकर अपनी आंखों पर लगाया और कहा कि मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। उन आदमियों ने तुमसे तुम्हारी मासूमियत नहीं छीनी। तुम आज के बाद खुद को किसी से कमतर मत समझना। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आदित्य की पसंद को कोई कमतर कहे। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसकी बात सुनकर ना जवाब सी हो गई थी। मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मानेंगे? उन्होंने तुम्हारे बारे में कैसे कैसे सपने देखे होंगे ना। तो वह मुस्कुराया और कहा कि एक 6 फुट 6 इंच के आदमी में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने के लिए दुनिया के सामने डट जाए। और मैं ऐसा करने की काबिलियत रखता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? मैं तुम्हें पूरे मन और चाहत से अपनाना चाहता हूँ। कभी भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बीते हुए कल को नहीं लाऊंगा। यह मेरा वादा है। मैं यह जानता हूँ कि अब हम सब अपनी जिंदगी में पापी हैं, मगर तुमने तो एक न की हुई जुल्म की सजा काटी है। तुम्हारा हर खुशी पर हक है जो तुमसे छीन ली गई थी। अपने अंगूठे से मेरी उंगलियों पर दबाव डालकर बोला, जैसे मेरे इनकार करने पर उसका दिल टूट जाएगा। मुझ जैसी लड़की की जिंदगी में और क्या चाहिए था? मैंने दिल में अपने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, जिसने मुझे जैसी लड़की के नसीब में इतना अच्छा आदमी लिख दिया था। मैं तो अपने भगवान की बारी बारी जा रही थी और भरोसा करती थी भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता। और मैंने अपनी जिंदगी की डोर उसके हाथ में थमा दी। और आज मेरी आदित्य के साथ शादी को पूरे 3 साल हो गए और भगवान ने हमें एक खूबसूरत बेटा भी दिया है। आदित्य ने अपना वादा पूरा किया था। उसने कभी भी मुझसे बीते हुए कल के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। और मैं हर पल अपने भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि आज भी आदित्य जैसे लोग पाए जाते हैं। क्या किसी औरत की इज्जत चली जाए तो क्या वह इस काबिल नहीं रहती कि उसे कोई भी शरीफ आदमी अपना सके? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।